अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज 3 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये कि इलेक्शंस बहुत करीब हैं, लेकिन आईपीपी वो सियासी जमात जो बग़ैर किसी मंशूर के बन तो गई थी और बाद में मंशूर बताया था। इलेक्टेबल्स बहुत तेज़ी से इस जमात में शामिल हुए थे और इनका ये भी दावा था कि हम 2/3 अक्सरियत लेने के काबिल हैं, लेकिन अब वही जमात नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद बनाते हुए दिखाई दे रही है। और नून लीग जिसकी सियासी तारीख़ ये रही है कि छोटी जमातों के साथ तो कभी इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ख़ास तौर पे पंजाब में, लेकिन अब चाहे वो सिंध हो या बलूचिस्तान हो, इलेक्टेबल्स का रुख नून लीग पे है और नून लीग पे ये प्रेशर भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इत्तेहाद करें। क्या नून लीग की ये स्ट्रैटेजी नई कामयाब होगी या नहीं? और एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया तो इंतकामी सियासत करेंगे, जो कि उन्होंने पहले नहीं की। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। और इज़राइल और फ़लस्तीन में के हवाले से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल पे यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 15 के आर्टिकल 99 के तहत जो इजलास बुलाया था उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया है। जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं है। हालात किस तरफ जाएंगे और रशिया की डिप्लोमेटिक कोशिशें कितनी कामयाब हो सकेंगी? क्या ये जंग पूरी तरह रुक पाएगी या नहीं? क्या रशियन एफर्ट्स कामयाब होंगी? इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान की मईशत तो तरक्की नहीं कर रही, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है? क्या इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी? क्या आम आदमी का भी स्टॉक मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? और क्या आने वाले वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हैं, और अगर वही हैं तो उनके पास करने को क्या है? इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं नून लीग से। खुर्रम हमीद रोकरी साहब ने ज्वाइन किया आईपीपी पार्टी से। नवाब तैमूर तालपुर साहब भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, आप बताइएगा, आप लोगों ने अपनी हिकमत अमली चेंज कर दी इसलिए कि आप पे दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट गैदर करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे 21 अक्टूबर को, तो उस वक़्त भी ये तो बड़ा क्लियरली मियाँ साहब ने कहा था कि हम तमाम पार्टियों को साथ लेके चलेंगे और हम एक ऐसा काम करना, ऐसा मुल्क में निज़ाम चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मुफाहमत हो और ये टसल जो है, पॉलिटिकल जो टर्माइल है, इससे बचा जाए और हर एक का सोचा जाएगा भाई किस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, चार्टर ऑफ इकानमी करें। तो ये बड़ा अच्छा शगुन है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो आप कर चुके, प्राइम मिनिस्टर बने। चार्टर डेमोक्रेसी तो कर चुके पहले। नहीं, एक पार्टी से किया ना, बाकी सब बाकियों के साथ करना चाह रहे हैं। जी हाँ, सबकी पार्टी हम चाहते हैं पूरे मुल्क की पार्टियों को उनके साथ मुफाहमत से चलें ताकि मुल्क आगे बढ़े ना। हमारे मुल्क में आप देखिए ना, इस वक्त 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 38% है। मीनवाइल मैं चाइना जाता था तो उन्होंने 50 साल में 60-70 करोड़ लोगों को जो गरीब थे उनको गुर्बत से निकाल दिए। हम गुर्बत बढ़ाते जा रहे हैं। फिर 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा। बताइए क्या परफॉर्मेंस है? कोई भी आपके प्रोग्रामों में आएगा ना, हर कोई अपनी अपनी बात करेगा कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। दुनिया के ये सबसे आखिरी 38% लोग गरीब हैं। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नंबर्स मेरा ख्याल है फ़िलहाल कोई बता भी नहीं रहा। लेकिन सवाल यही है ना कि आप नया लाए गए हैं नवाज शरीफ के अलावा पीडीएम की गवर्नमेंट जाने के बाद। अब आपने प्लान तो अभी भी नहीं दिया ना हमें, सिवाय इसके के साथ लेके चलेंगे सबको। नहीं, प्लान तो बना रहे हैं। अब खुल के आपको मैनिफेस्टो देंगे चंद दिनों में। मैनिफेस्टो पूरा प्लान सामने अच्छा, आ आप जाएगा। अपना मंशूर रिवैम्प कर रहे हैं? पूरी बिल्कुल बिल्कुल मंशूर हम पूरा उस पर स्टडी कर रहे हैं, हर एक से मशवरा कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं। देखिए ना, अब मियाँ साहब 3 बार तो पहले बन चुके हैं, अब चौथी बार बने। मकसद तो ये कि रिजल्ट भी तो कोई निकले ना, हम आपस में तसल्ली करते मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। कैसे साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। आज मियाँ जी 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 रोकरी साहब, आपको शामिल करना चाहती हूँ। अलीम खान अपने इंटरव्यूज़ में कहते रहे उनके पास हल है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि वो मेजॉरिटी भी लेके जाएंगे, लेकिन अब आप लोग नून लीग के साथ शामिल हो रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस कम हो गया है? क्या वजूहत हैं? इलेक्टेबल्स तेज़ी से आपकी तरफ आए थे, लेकिन क्या आप पीटीआई का वोट बैंक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? और आप तो खुद नून लीग के बड़े क्रिटिक रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि आपको लगता है कि आप मिल के सियासी तौर पे काम कर सकेंगे? देखें, मेरा और मेरे जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका नुक्ता नज़र पहले दिन से यही है। एक तो ये है कि हमने पार्टीज को हक व बातिल करार देकर हम उस दुश्मनियां पालने के हक में नहीं है। तमाम पार्टीज हैं, हमने इलेक्शन में जाना है।
हमारा ये नुक्ता नज़र है कि आप इलेक्शन के बाद इल्हाक और उस कोलेशन की तरफ जाएंगे। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इवन प्रोविंसेस के अंदर आप कोलेशन की गवर्नमेंट बनाएंगे, सेंटर में तो बननी है, लेकिन बेहतर हम जैसे समझते हैं कि बेहतर है कि आप इलेक्शंस के बाद जाएं। अब पार्टी लीडरशिप जब बात करेगी और फिर सीईसी की जब मीटिंग होगी तो एवरीबॉडी हैज गॉट द राइट, और हम तो अपना जो है पॉइंट डिसीजन है, उस डिसीजन में क्या चीज क्या होती है इस वक्त कहना कबल वक्त है, लेकिन कोई चीज यानी पॉलिटिक्स है, फिर कह रहा हूँ ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि हम वो बयानात, वो चीजें, क्रिटिक भी वो हो जो मुस्बित हो और असलूब तनकीद भी दुरुस्त हो, तंज ठट्ठा, एक दूसरे की ताहकीर, एक दूसरे को मिलाइन करना, हम तो शुरू से इस चीज के खिलाफ हैं। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और पाकिस्तान के लिए हम सोचना शुरू कर दें अपने बीवी बच्चों के से हट के भी। ये वी ऑल हैव थॉट, अपने बच्चे, अपना घर, अपनी, तो हमने हर चीज जो भी जहां जिस बड़े मकाम पे होता है वो तमाम चीजें पूरी कर लेता है। हम ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान के बच्चों के लिए, और जैसे तज़किरा तो किया आपको ये बात समझ आ रही है जो कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातों के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा? हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी उसको सस्टेन नहीं कर सकी थी। नवाज शरीफ दोबारा कोर्ट में चले गए थे मेमो गेट में। आपको क्या लगता है कि क्या नवाज शरीफ देखिए, पीपल्स पार्टी किस तरह से बहुत चेंज हुआ बड़ी, है? और पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, और पंजाब के अंदर इट इज पॉसिबल कि आईपीपी गवर्नमेंट बनाए तो पीपल्स पार्टी के पास जाएगी आईपीपी गवर्नमेंट इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है आप पंजाब में गवर्नमेंट बना सकते हैं? जी, बनाने के लिए तो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी। तमाम पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम तमाम सियासतदान एक दूसरे को भरपूर गले लगाते हैं शादियों पे भी और तमाम चीजों लेकिन पे अगर भी। आप तो मैं इस पे आऊँगी कि पंजाब में, मैं प्लीज़ आई होल्ड यू है, मैं इस पे आऊँगी कि आप लोग पंजाब में क्या करना चाह रहे हैं। मैं शामिल करना चाहती हूँ तैमूर तालपुर साहब को। तैमूर तालपुर साहब, आप लोग तो एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नून लीग को, इनका इत्तेहाद भी हो रहा है, चाहे वक्ती तौर पे सियासी इत्तेहाद ही है। तो क्या अब आपका निशाना आईपीपी भी होगी? जैसे आपने कहा है कि आप सियासी इंतकाम लेंगे, सियासी इंतकामी सियासत करेंगे, तो क्या आईपीपी के भी खिलाफ करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो मुझे बात बड़ी जो अच्छी लगती है कि रोकड़ी साहब जब भी आते हैं बात दिल से कहते हैं और सच्ची बात कहते हैं। आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट कि ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी ओपन अबाउट व्हाट द फैक्ट्स आर। देखिए, हम किसी को भी निशाने पे नहीं लाना चाहते। हमें कुछ शिकायत जरूर है, हमें ये कहीं कहीं महसूस होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमें कहीं कहीं महसूस होता है कि किसी को फेवरेट बनाया है और बाकी सबको अलग किया हुआ है। हमें अच्छा नहीं लगता जब लोग पीपल्स पार्टी जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना ज्वाइन करें, आप फलानी जमात या फलानी जमात में चले जाएं। पर यस, वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। सदर ज़रदारी ने बड़ा क्लियरली बताया है कि उनका कॉन्फिडेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि यस, हम इत्तेहाद करेंगे, पर ये इत्तेहाद का टाइम नहीं है। यहाँ पर हमें कंसंट्रेट करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लानी है ताकि हम नंबर गेम में जीते हुए हों। उसके बाद यस, आई एम श्योर इलेक्शन के बाद फिर से बैठेंगे, रोकड़ी साहब भी होंगे। लेकिन तैमूर साहब, आपको याद है ना कि पंजाब के जो 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पीपल्स पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है, नून लीग की क्या रही है? आप लोग कैसे कर सकते हैं ये? देखिए, परफॉर्मेंस हमारी पंजाब में तो आप नहीं देख सकते, ना आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हम पंजाब में अभी तक हुकूमत कर नहीं सके। यस, अगर परफॉर्मेंस की बात करनी है तो आप सिंध में हमारी परफॉर्मेंस देखें। पंजाब के हमारे जो भाई हैं वो देखें, सिंध में हमने कैसा काम किया है। कराची का शहर देखें, हैदराबाद का शहर देखें, मीरपुर खास का शहर देखें। वहाँ पे भी आपके जो मुखालिफिन है वो हल्का बंदियों के हवाले से वो कह रहे हैं आपके लिए ऑलरेडी फ्लोर सेटल कर दिया गया है। देखिए जी, बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि अगर किसी का नुकसान हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ है। अगर सीटें गई हैं तो वो सीटें गई हैं ठट्ठा से या संगठ से या अलग अलग सिंध के इलाकों से जो सीटें माइनस हुई हैं वो सीटें हैं जो हम सदियों से लेके बड़ी लीड्स के साथ जीतते आए हैं, पर हम तो शोर नहीं मचा रहे। हम लेकिन तो तैमूर साहब, मेरे सवाल पे है कि ये इंतकामी सियासत वाला जो टर्म इसको मुतारिफ करवाया है, जो कि शेवा नहीं रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप लोग तो अपनी कुर्बानियों पे ही डिबेट करते थे और आप कहते थे कि इसी बेस पे हमें वो सिंपैथी वोट भी मिला, दूसरे लिहाज से भी वोट मिला। अब आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई है? एंड विल यू स्टैंड बाय दिस आने वाले वक्त में? Yes, we are very clear about it. कि we, even without a level playing field, we will not be complaining about it. Even without being the favorite, we will not complain about it. Our simple
aim is that elections and the elections on time, transparent and equal for all. That is all that we demand. तो और आप लोग आईपीपी के साथ इसी इत्तेहाद बात पे आप लोग आईपीपी के साथ इत्तेहाद की तरफ जाएंगे? इत्तेहाद के लिए सदर ज़्यादा तो मुफाहमत के बादशाह हैं वो। जहाँ समझेंगे, जहाँ पर उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जहाँ पर उनको पाकिस्तान का फ्यूचर का फ़ायदा नज़र आएंगे, ज़रूर वो उस तरफ जा सकते हैं। पर फिलहाल अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि सारी जो फेवरेट पार्टीज़ हैं वो एक साथ इकट्ठा मुकाबला करेंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले मुकाबला करेगी। ठीक है जी, कैसा साहब आपने सुना, वो समझते हैं कि फेवरेट पार्टीज़ का ग्रुप एक तरफ है, तो अब जो फेवरेट पार्टीज़ का इत्तेहाद है उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है? क्योंकि देखिए, मुझे पंजाब में अच्छा तो लगा हल्का कि जो बंदियों के खिलाफ आप आपकी पार्टी खुद लाहौर हाई कोर्ट में चली गई है। नहीं, अब देखिए, मुझे अच्छा लगा कि ये जो बात हो रही है ना, ये सारी बातें कोई असल बात है, पार्टी की मुखालफत एक दूसरे से तो कुछ नहीं निकलेगा। हम सबको यही अच्छी बात हो रही कि मैनिफेस्टो अपना अपना कंपेयर करें, बताएं कि क्या लोगों के लिए बेहतरी कर सकते हैं, और फिर इंतकामी सियासत को छोड़ दें, क्योंकि इसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। और पहले करें, आप पहले मुफाहमत करें या बाद में करें, लेकिन मुखालफत एक दूसरे की तू मैं या उनके खिलाफ दुश्मनाम दराजी से माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि फिर बाद में भी बैठना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हम सब का असल उसका हमारा एम है, हम यही कह रहे हैं। मैंने आपको जिक्र किया ना, आप पता नहीं क्यों उस बात पे लोग यहाँ टीवी में नहीं बात होती, यानी 9.5 करोड़ लोग 24 करोड़ में से गुर्बत के लकीर, और जो गुर्बत की बिल्कुल, लकीर के कैसे नीचे साहब होता हर है वक्त टीवी उसकी पे क्या इस बारे लाइफ में होती बात है। होती है। बात दिस इज एब्सोल्युटली ये बात होती ट्रू। है, लेकिन ये हमें बहुत बात होती है, बल्कि नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जी आप लोग कर होती क्या है। रहे हैं उसको खत्म करने के लिए। देखिए वो ये देखिए ना, पूरी दुनिया में टोटल 64 करोड़ गरीब लोग हैं 800 करोड़ में, यानी कुल 8% है दुनिया की पूरी एवरेज। उसमें अमीर मुल्क भी शामिल है, गरीब मुल्क भी शामिल है। 8% पूरी दुनिया की एवरेज है गरीबों की, और हमारे यहाँ 38% है। तो हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो तो लोगों को रोज़गार देने की, महंगाई कम करने की, लोगों को वसाइल ऐसे पैदा करें कि उनको तो हुनर दें, क्या उनको ये सब सिखाएं। समझते हुए हमने आप ना नया कॉलेज वजीर बनाए। खजाना लाएंगे या इसहाक डार को ही लाएंगे दोबारा? ये सब आप चूंकि समझते हैं कि ये काम नहीं, अब आपके पास और अच्छी फाइनेंस की टीम है। मैं 31 साल से आया इसीलिए पॉलिटिक्स में, मेरा एक ही पर्पज़ है, एक ही मेरा इंटेंशन है। वो तो पार्टी के ऊपर है, वो क्या चाहती है। मैं ये करने नहीं आया कि नालियाँ गलियाँ बनवाऊँ, और वो भी अच्छा काम है, लेकिन मेरा जो क्योंकि शोबा है ना वो फाइनेंस का, और मेरा शोबा बिज़नेस का, मईशत का है। मेरी वाइद फैमिली है पाकिस्तान में, जो तीनों बड़े पाकिस्तान के चैम्बर्स को इलेक्शन करके वोट लेके प्रेसिडेंट बने। तो फिर हम आपको चाहते भी हैं, आप भी मैंने फाइनेंस दुनिया मिनिस्टर देखी है। बनने के लिए बड़े अच्छे कैंडिडेट है अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ख्वाहिशमंद हूँ, और पार्टी से मैंने कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, क्योंकि हम बेहतर रिजल्ट देंगे। मैं क्योंकि समझता इसहाक हूँ डार कि पे तो हम बहुत रिजल्ट क्रिटिसिज्म दे हो रहा है, सकते और हैं। खुर्रम हुसैन ने आज इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि अगर इसहाक डार बन गए तो उनको क्या करना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि पंजाब के अंदर आप चौधरी शुजात के साथ मुलाकातें करें, चौधरी शुजात की जो अपनी कुछ चंद सीटें वहाँ पे उनकी पोजीशन कमज़ोर है, आप क्या एक्सपेक्ट करें? कैसे साहब शॉर्टली फिर मुझे आगे बढ़ना। जी बस हम तो तमाम, मैंने पहले जिक्र कर दिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब की चाह रहे हैं कि ये मफाहमत वाली पॉलिटिक्स हो, और ये कम से कम ये जो टेंशन है ना वो दूर हो, एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें जो कर रहे हैं वो ना हो। पार्टियों को मिल के देखिए, पाकिस्तान के लिए तमाम पार्टियों का यही मकसद है ना कि पाकिस्तान आगे बढ़े, जो भी जीत जाए फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप मेरे साथ ही नज़र आना चाहिए कि फेयर होता हुआ। रोकरी साहब, द वे ही सेड इट कि पहले टेंशन खत्म हो जाए, ही सेड इट सो कैजुअली, एंड आई होप कि इतना ही आसान ही हो, तो टेंशन खत्म हो जाएगी अभी इलेक्शन से पहले। देखिए, हमारी अपनी, मैं कई दफा कहता हूँ कि हम सियासतदानों की जाती टेंशनें खत्म हुई हुई होती हैं, लेकिन हम उस लेवल के ऊपर जाके टेंशनें करते हैं। तो टेंशन खत्म होनी चाहिए, फ्रिक्शन खत्म होनी चाहिए। कोई भी सोसाइटी जब तक वो काम डाउन नहीं होती, एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करती, खामखा की फ्रिक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं लाती, मोहब्बत को फरोग नहीं देती, वो सोसाइटी कैसे अपग्रेड होती है, कैसे वो फरोग पाती है। दूसरी, शेख साहब ने एक बात की गुर्बत की, हमारे पास गुर्बत नस्ल दर नस्ल है। दूसरे ममालिक में गुर्बत का स्पैन हो सकता है, किसी का 5 साल रहे, किसी का 10 साल रहे, और फिर वो वसाइल और ज़खायर और गवर्नमेंट्स अपग्रेड करती हैं, हिफाजत करती हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, इलाकों को डेवलप करते हैं, तो गुर्बत खत्म हो जाती है। हमारे पास नस्ल दर नस्ल गुर्बत है,
और फिर अमारत भी हमारे पास कुछ जगहों के ऊपर जो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक वायरस ऐसा है कि सिर्फ पैसे वाले की जगह है। और फिर बिकॉज जब ये एक ऑर्डर आ जाता है कि सिर्फ पैसे वाला, तो वो फिर बनाता ही पैसा है ताकि पैसा होगा तो मैं रहूंगा। रोकड़ी साहब ये बताइएगा कि पंजाब में क्या आप लोग भी चौधरी शुजात की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी सीटें वो उनकी सीटें तो बड़ी इंपॉर्टेंट रही। चौधरी शुजात साहब की तरफ वैसे मोहब्बत से जरूर देखते हैं क्योंकि उनके बेटे वो खुद हमारे उनके साथ मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, लेकिन बाकी किसी उस तरीके से नहीं देख रहे जैसा आपने समझा कि कुछ सीट एडजस्टमेंट होगी। मेरे ख्याल में वो एक दौर जो है ना वो गुजर गया। तो लेकिन आप समझते हैं आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी? नहीं, आई डोंट नो डेज टू कम ऐसी बंदा बात ही ना करे। जरूरत तो एक शख्स की रहती है, और किसी मौके पे आदमी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पड़ती उसी की जरूरत है जाकर, और फिर बैठे होते हैं उन्हीं के साथ उन्हीं के। क्योंकि पिछले 2 साल में तो यही हुआ है ना कि जो चौधरीज की फैमिली है उसमें जो डिवाइड थी उसने पॉलिटिक्स को बड़ा इन्फ्लुएंस किया। देखें, हमें तो एक चीज याद है कि जो पंजाब का सबसे बड़ा डॉक्टर के अल्फाज वाला जो शख्स है वो एक पार्टी का प्रेसिडेंट भी बन चुके। बहरहाल दीज थिंग्स आई थिंक लेट्स स्टॉप इट। अब लेट्स टॉक अबाउट कि हम पाकिस्तान के वसाइल, ज़खायर, माज़नियात जो हम आईटी के अंदर जा रहे हैं, जो हम सी पैक को बढ़ा रहे हैं, जो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। जी रोकी साहब, आप प्लीज आई होल्ड यू हियर। तालपुर साहब देखें, अब ये बज़ाहिर एक कंसेंसस नज़र आ रहा है, अब देखना तो होगा कि कंसेंसस कितना लंबा चलेगा, लेकिन आपकी पार्टी एग्रेसिव मोड में है, इंतकामी मोड में होगी मुस्तकबिल में, तो क्या आप वो इंस्टेबिलिटी फैक्टर बनने जा रहे हैं सियासत में, और बाकी जमातें कह रही हैं हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने कभी भी इंतकाम की सियासत ना की है, ना उसको सपोर्ट किया है। हमने बड़ा क्लियरली कहा है, एक बार नहीं बारहा कहा है कि हमें हर वो चीज़ करनी पड़ेगी और हम करेंगे जो पाकिस्तान के फ़ायदे में और पाकिस्तान के मफाद में होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाँ, कहीं कहीं हम कुछ बोल देते हैं, कहीं कहीं हमें दुख होता है तो हम उसका इज़हार कर देते हैं, पर वो नफरती सियासतों का टाइम ख़त्म हो चुका है। आज वो वक्त है जब सबको बैठना है। इलेक्शन में बाकी 2 महीने चंद माह बचे हैं। इलेक्शन के बाद आप देखेंगी कि जो थोड़ी बहुत बिटरनेस आज है वो बिटरनेस नहीं होगी। फिर पाकिस्तान के मफाद में बात कर रहे होंगे, फिर पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात कर रहे होंगे, फिर बैठ के हुकूमत साजी की बातें सारी जमातों में चल रही होंगी। लेकिन फिर भी तैमूर साहब, नैरेटिव बड़ा अनक्लियर है हर जमात का इंडिविजुअली। इस वक्त कोई भी जमात 2/3 मेजॉरिटी की पोजीशन नहीं है। डू यू थिंक इट्स द मोमेंट टू रीथिंक आवर पॉलिटिकल सिस्टम? आप तीनों जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इत्तेहाद करें, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी जमात मकबूल तरीन क्यों नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ बताएं। देखिए, सियासत का हुस्न या जमहूरियत का हुस्न जो है वो इलेक्शन में होता है। जब इलेक्शन होती है तो तेज़ी भी आती है, गरमाइश भी होती है, हम भी हीटेड होते हैं, हमारे क्राउड्स जो हैं, हमारे वोटर्स जो हैं वो भी चार्ज होते हैं। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम फ़िलहाल किसी भी इत्तेहाद में के जाने के मूड में नहीं हैं। हम फ़िलहाल इलेक्शन मोड में हैं, इलेक्शन जीतने चाहते हैं, हम सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी होना चाहते हैं। येस, 2/3 मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिल सकती, ये तो बहुत क्लियर है और हम सब समझते हैं एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। पर ये टाइम है हमारा जब हम मैक्सिमम सीट्स लेना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत क्या है। सिंध में तो बहुत क्लियर है, बहुत वाज़े है, 100% मेजॉरिटी हमें मिलनी है इंशाल्लाह। पंजाब में हम देखना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अकेला खड़ी होती है और सबका मुकाबला करती है तो हम कितनी सीटें जीतते हैं, कितने वोट लेते हैं। और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला टाइम आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचा जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान होगा, सियासत नहीं होगी। ठीक, अब कैसर अहमद शेख साहब, एक और नुक्ते से आप तीनों की मुझे ओपिनियन चाहिए कि नवाज शरीफ ने अब ये कहा है कि मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने का वालों का एहतसाब होना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि लंदन के आने के बाद उन्होंने कहा कि अभी सारे ग्रजेस ख़त्म हो गए हैं, हमें किसी से बदला नहीं लेना, सब अल्लाह पे छोड़ दिया है। अब फिर जैसे इलेक्शन करीब आया तो उन्होंने कहा एहतसाब होना चाहिए। आप लोग कन्फ्यूज़ है इस पॉलिसी में कि एहतसाब होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप लोग? जी देखिए, मियाँ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। अब एहतसाब तो मेरे ख्याल में हम सब पार्टियां मुतफ़िक होंगी। एहतसाब तो अगर नहीं होगा तो फिर मुल्क चलेगा ही नहीं। दुनिया के हर मुल्क में एहतसाब तो होता है। अगर किसी ने ये किया तो ये बात मियाँ साहब और फर्दर इसको लेकिन एलेबोरेशन की मेरा ख्याल है इसमें ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि इस हाल तक पहुँचाने वालों का एहतसाब
जो कि पहले वो कई तकारीर में कह चुके हैं कि किन किन लोगों ने इस हाल में पहुंचाया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने माफ़ कर दिया, मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब उन्हीं लोगों को दोबारा एहतसाब लाने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग यू टर्न ले रहे हैं अपनी अपनी स्टेटमेंट्स में। इसमें वजाहत की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। मेरे ख्याल में देखिए ना, मियाँ साहब बड़े क्लियर हैं, सब पार्टियों से मिल रहे हैं, इसमें तो कोई और ये मैं आपको बताऊं, पीपल पार्टी 13 से लेके 18 तक हमारे साथ अपोजिशन में थी। मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, मैं उनके साथ बैठा था। उन्होंने एक डेकोरम के साथ उन्होंने एक खंदा पेशानी, जो जो इख्तलाफ थे अपनी जगह थे, पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ किया, लेकिन उन्होंने टसल नहीं की। तो ये उनकी एक आला दर्फ की बात है। हमें भी यही चाहिए कि देखिए मियाँ साहब टसल नहीं की कैसर अहमद शेख साहब, नवाज शरीफ ने कभी क्या किसी से टसल नहीं की? अबाउट दैट? नहीं, मैं पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ। 13 से 18 के दरमियान जो अपोजिशन उन्होंने की, ग्रेसफुल अपोजिशन की, हम साथ बैठे थे ना उनके। तो बात तो ये है कि हम सब पार्टियों को एक दूसरे के साथ तल्लुकात बरकरार रखना है। पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ हो सकता है और ये इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एहतसाब अपनी जगह पे होगा। एहतसाब अगर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो फिर तो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता ना। अब वो मियाँ साहब खुद एक्सप्लेन करेंगे कि उनका एग्जैक्ट किस जगह वो क्या चाहते हैं। तो वो उन्होंने एक बयान दिया है, आप मेरे से उसका तबसरा चाह रही हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि तमाम पार्टियाँ आपस में दुश्मनी ना करें, मुल्क के लिए काम लेकिन करें। ये जो उनके मुताबिक जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया था, उनका ताल्लुक सियासी जमातों से कम दूसरे इदारों से ज़्यादा था, जिनका वो नाम भी लेते रहते थे। बाद में उन्होंने कहा जी हमने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो अब इसमें आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये भी आपका एक इलेक्शन टैक्टिक्स है कि दोबारा सिर्फ जान डालने के लिए, थोड़े नारे में जान डालने के लिए, थोड़े जज्बात डालने के लिए? देखिए मियाँ साहब ने बात की है, अब वो खुद और इसको एलोबरेट करेंगे। मियाँ साहब ने ही कहा आते ही कि हम सब से मुफाहमत के साथ और हम सब के साथ इंतकामी सियासत नहीं। ठीक तैमूर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कैसर अहमद शेख साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ का बयान है वो इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये कि इसमें वजाहत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के माजी के कुछ बयानात की एक मजीद कड़ी ज़रूर हो सकती है, या एक यू टर्न कहा जा सकता है। इट इज़ वेरी क्लियर वट एवर ही सेड। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस हाल में पहुँचाने के वालों का एहतसाब होना चाहिए। पहले वो कह रहे थे कि हमने किससे बदला नहीं लेना। देखिए जी, मेरे ख्याल से तो ये जिम्मा है कैसर साहब का कि वो क्लियरिफाई करें कि इसका मकसद क्या है। अगर सदर जरदारी का कोई बयान होगा तो मेरा जिम्मा है उसको वाज़ेह करना। पर मैं समझता हूँ कि वो टाइम चला गया है, नफरत की सियासतों का टाइम अब नहीं रहा है। मुल्क की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं। और यस, मैं समझता हूँ कि अगर कोई गलत है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। किसी ने इस मुल्क को नुकसान दिया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने जान के इस मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है तो उसके साथ भी हिसाब किताब जरूर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पर अकाउंटेबिलिटी में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो फर्क दरम्यान में जरूर छोड़ना चाहिए। नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में आ गए या किसी अहम सियासी पोजीशन पे आए तो वो सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, एंड ही विल डू व्हाट ही एग्जैक्टली मेंट। देखें जी, अब पास्ट तो जो रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान ने की वो भी आपके सामने है, जो उससे पहले मियाँ साहब ने की वो भी आपके सामने है। पर मैं खुश आइन समझता हूँ इस बात को। मैं फेवर करता हूँ इस बात की कि यस, आई होप ही विल स्टिक टू हिज वर्ड्स। आई होप कि जो वो कह रहे हैं उस चीज को प्रैक्टिस और प्रीच भी करेंगे। ठीक है रोकरी साहब, आप नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो चाहते हैं कि नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब हो? पहले तो उनके कुछ ख्यालात और थे, उन्होंने अल्लाह पे मामला छोड़ दिया। मैं सुने, मैं तो कायल हूं कि एहतसाब ब्यूरो को हम पॉलिटिशियन स्ट्रॉन्ग करें और इस इदारे को हम नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन से बचाएं और अपनी पॉलिटिक्स के लिए, विक्टिमाइजेशन के लिए इन इदारों को इस्तेमाल ना करें, चाहे वो है एहतसाब ब्यूरो, चाहे है वो एंटी करप्शन सूबों के अंदर। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है एक वक्त पे जब वो हुक्मरान बनता है तो उस वक्त उसका काम होता है कि इदारों को मजबूत करते हुए एहतसाब करे, जो हम उस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं करते और हम दूसरों को विक्टिमाइज करते हैं। और हमारा अनफॉर्चुनेटली जो कैडर है ना गवर्नमेंट सर्विस वाला, वो खौफजदा हो गया। हम पॉलिटिशियन विंडिक्टिव हो गए और हमारा जो है ये ताजिर हजरात ये टैक्स चोरी कर कर की गिल्टी है। तो कहीं ना कहीं से हमने रिफॉर्म्स को शुरू करना है और हमने ये देखना है कि हमने इदारों को मजबूत करना है। और रोकरी साहब, ये थोड़ा मैं पर्सनली पूछ रही हूँ आपसे, वैसे मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछ सकती थी, लेकिन अब चूंकि आप मेरे साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछूं। रोकरी साहब, आपकी तो यही टोन है
एंड उसकी तारीफ बाकी कॉलीग्स ने भी की। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, एंड पर्सनली आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस, कि क्या आप लोगों की टोन इलेक्शन के बाद भी ये रहेगी एक दूसरे को लेके? बिकॉज इट इज़ वेरी रैशनल, वट एवर यू आर सेइंग, एटलीस्ट आराम से बात तो कर रहे हैं ना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में तो बात करने का ही रिवाज था, नहीं था ना इमरान खान की तरफ से था, नवाज शरीफ ने भी एक पॉइंट पे कहते थे कि बात नहीं करनी। क्या आपकी टोन यही रहेगी इलेक्शन के बाद? मेरी टोन यही है। मेरी टोन तो जवानी से ऐसी है, तो इस वक्त तो बाल सफेद हो गए हैं, तो अब और ज्यादा मैच्योरिटी की तरफ है, और मुझे हल भी यही नजर आता है। दूसरा, मैं तो अपने अपने किरदार का जिम्मेदार हूं ना। मैं तो कहता हूँ कि हर जो एमएनए इलेक्शन लड़ रहा है, उसका पहले 2 घंटे बिठा के जरा उससे पूछिए ना कि तुम्हारे पास ये तमाम जो माल असबाब है ये कहाँ से है, तुम इलेक्शन पे खर्चा बिल्कुल, कैसे बहुत कर शुक्रिया रहे आप तीनों का हो। और ज्वाइन एक करने बात के लिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे इश्ताक इंदराबी और साबिर अबू मरियम ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। इश्ताक साहब बताइएगा, जो करारदाद थी उसको भी वीटो कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, अब ये मामला किस तरफ जा सकता है? देखिए, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात भी है और एक काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ऑल्सो, क्योंकि आप जैसा आप जानती हैं कि सेक्रेटरी जनरल ने आर्टिकल 99 को इन्वोक किया है, कि जो बहुत कम इन्वोक हुआ है यूएन की हिस्ट्री में। तकरीबन 30-35 साल पहले 80s में कहीं हुआ था। तो उससे पता चलता है कि इसकी सिचुएशन कितनी सीरियस है। 3 दफ़ा हो और चुका है हिस्टोरिकली इस्तेमाल। जी एग्जैक्टली। तो वही मैंने बताया कि 70-75 साल की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा की सिर्फ 3 दफ़ा इन्वोक हुआ है। तो चुनाचे उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात की कितनी संगीनी है, और उसको अक़वाम मुत्तहिदा और उसके सेक्रेटरी जनरल कितनी तशवीश से देखते हैं। और ये उससे पहले जो है, जो उम्मीद थी मेंबर ममालिक से, जो ख़ुसूसन जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका जो कि इसराइल को बिल्कुल हर तरह से सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीनियों के मुकाबले में, और बरतानिया भी उसके साथ शामिल है, फ्रांस भी साथ शामिल है, और उसके मुकाबले में रूस और चीन भी को बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं आ रहे। तो ख्याल ये था कि ये बड़ी ताकतें जो हैं, इतना बड़ा इंसानी समझिए कि जेनोसाइड हो रहा है, तो ये ज़रूर हरकत में आएंगे और ये ख़ुद वो करारदाद देंगे। पहले जो करारदाद आई थी उसमें भी कुछ पेशरफ नहीं हो सकी, और अब जब के सेक्रेटरी जनरल ने आर्टिकल 99 को इन्वोक करके ये रेजोल्यूशन के लिए या मीटिंग जो कॉल की थी, उस पर भी अमेरिका की हटदर्मी की वजह से जो है वो ये करारदाद पास नहीं हो सकी। हुआ तो ये था कि बाकी जो 2 ममालिक हैं मुस्तकिल मेंबर, उन्होंने एब्सटेन किया था, जबकि उससे एब्सटेन से फ़र्क ना पड़ता, लेकिन अमेरिका ने जब इसको वीटो कर दिया तो फिर ये करारदाद ख़त्म हो गई। तो अब उससे तो लगता यही है कि उनकी जो अमेरिका की जो ख्वाहिश है वो यही है, इसराइल के कहने के मुताबिक और इसराइल की हमायत में, कि जंगबंदी ना हो पाए, और इसराइल जिसका ये खुला उसने ऐलान किया है कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, वो उसमें कामयाब हो जाए। और चाहे हमास ख़त्म होने के साथ साथ फ़लस्तीन की पूरी आबादी, गज़ा की जो है 20-22 लाख की, वो आबादी बेशक जी उसमें से जी भी जी, सब ठीक है, आप कह मेरे रहे साथ रहिएगा कि साबिर 3 साहब। चौथाई जी जो है वो जी, प्लीज़ आप मेरे साथ रुकिएगा। साबिर साहब, अब तो ये क्लियर हो गया, जो कुछ रिवायती तौर पे स्टेटमेंट्स आ भी रही थी अमेरिकन की तरफ से, अब तो क्लियर होगी उनकी पोजीशन इस वीटो करने के बाद। अब क्या हो सकता है? साबिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बात की है, जी हाँ, बिल्कुल ये पहले दिन से क्लियर है। ये आज कोई नई बात अमेरिका की तरफ से नहीं हुई। अमेरिका हमेशा से जहां पर भी कभी अमन कायम करने की बात होती है, वो जस्टिस की बात होती है, तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये अमेरिकन गवर्नमेंट है कि जो हमेशा रेजोल्यूशन को वीटो करती है। आप जब भी तारीख उठाकर देखें, गासिब समूही हुकूमत के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन आई है, कोई भी बातचीत सामने आई है, तो उसके सामने हमेशा अमेरिकी हुकूमत वो दीवार बन के उसको खड़ी हो जाती है, और जो वीटो का कानून है उसको इस्तेमाल करके वो इसराइल को हमेशा से शेल्टर देती चली आई है। और इस मरतबा भी ना सिर्फ शेल्टर दे रही है, बल्कि आप और हम ये देख रहे हैं, बड़ी बारीक बीनी के साथ इसका मुशाहिदा किया जा रहा है कि अमेरिकी हुकूमत मुसलसल 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 2 माह के अंदर उनको कई अरब डॉलर का जो है वो असला दे चुकी है। और अभी फिर कल ये बातचीत हो रही थी कि जो इसराइल के मिर्खावा टैंक हैं, उनको 120 मिलीमीटर के जो मार्टर गोले हैं, वो उनको फराम करने के लिए 50,000 गोले फराम करने की बात की गई है। बाइडन इंतजामिया ने सेनेट से कहा है कि वो इसकी मंजूरी दे, ताकि बाइडन इंतजामिया ये गोले एज सून एज पॉसिबल इसराइली खासिब जारे रियासत को पहुंचा सके।
और आप देखिए ये सारा असला कहाँ इस्तेमाल हो, क्या कोई जंग लगी हुई है, क्या कोई दो मुल्कों की जो जो फौजें हैं क्या वो आपस में कहीं पे लड़ रही हैं? एक तरफ फलस्तीन के निहत्थे लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, मासूम बच्चे वहां पे कत्ल हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी फोर्स है जिसके पीछे मगरबी हुकूमतों की फोर्स खड़ी है, मगरबी हुकूमतें खुद उसके पीछे खड़ी हैं। तो ये तो बहुत ही क्लियर है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। और ना सिर्फ दुनिया बल्कि अब तो अमेरिका के अपने अवाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा रोज़े रोशन की तरह आया हो गया है। और अब देखा यह जा रहा है कि न्यूयॉर्क में और दूसरे जो स्टेट्स हैं वहां पर भी अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा जोर से आवाज उठ रही है, अवाम बहुत ज्यादा उसकी मदम्मत कर रहे हैं। और इस वक्त मैं ये कहता हूं कि ये गजा की जो जंग है, जो ये गजा के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल ने पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को तब्दील करके रख दिया हुआ है। इस वक्त अमरीकी इंतखाबात का फैसला ये गजा की जंग ने करना है, नेतन्याहू के मुस्तकबिल का फैसला ये गजा की जंग ने करना है। तो हमास जो है इस वक्त फैसला कर रही है कि नेतन्याहू को आगे हुकूमत में होना है या नहीं होना है, बाइडन इंतजामिया को आगे हुकूमत में आना है कि नहीं आना है। इसी तरह यूरोपियन गवर्नमेंट वो अपनी आवाम के दबाव के अंदर है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमास को जड़ से खत्म करना है। और बहुत ही बदकिस्मती की बात है, बहुत अफसोस और बहुत ही मुजम्मत की ये बात है कि हमारे मुसलमान हुक्मरान सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन जी सलमान जैसे लोग वो अमेरिका को कहते हैं कि हमास को खत्म किया जाए। जी काइंडली आप और इस मेरे तरह साथ की बात रुकिएगा। करते हैं। इश्तियाक साहब, 2017 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस के इन रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी जगह संभाली, उसके बाद ये पहला मौका था कि उन्होंने मुतालबा किया कि आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करें। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हमें अफसोस है कि सलामती काउंसिल इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा करने से कासिर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिकली तो हुआ होगा, लेकिन इस तरह के डिजिटल एज में, इस तरह के मीडिया में, जहाँ पे कंपैरेटिवली ममालिक आज़ाद भी हैं, आप बात भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक जंग नहीं रोक सकते इस कदर कोलेटरल डैमेज के बाद। और यूनाइटेड नेशंस स्पाइनलेस और होपलेस और हेल्पलेस नज़र आता है। जी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है आपका तजिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमेशा ऐसे मौक़ों पर, सिक्योरिटी काउंसिल ने हमेशा ऐसे मौक़ों पर दुनिया को मायूस किया है। अब देखिए दुनिया में जो तो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस, बरतानिया है, वो तो सुपर पावर्स हैं, उनके तो कोई ऐसे इशू नहीं होते। ये सलामती के और इस तरह के हमलों के जो इशू होते हैं वो छोटे ममालिक के होते हैं। और इसमें जो है मिडल ईस्ट जो है वो हमेशा से एक बर्निंग इन्फर्नो रहा है 1948 से, जब से इसराइल का क़याम आया है। और हर मौके पर अमेरिका ने और इसके साथ यूरोपियन ममालिक जो हैं, जिसमें फ्रांस और बरतानिया सलामती काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने हमेशा सलामती काउंसिल को बेदस्तोपा किया है इसी तरीके से। तो चुनांचे ये जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, अमेरिका और बरतानिया ने हमेशा ऐसा किया है। अगर आप मिडल ईस्ट में देखें, जो आपके जो बर्निंग स्पॉट्स हैं वो सारी की सारी आग जो है अमेरिका की लगाई हुई है, और अमेरिका ने ही उस आग को कभी बुझने नहीं दिया, चाहे वो इराक हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो लिबनान हो। और अब जो है ये तो क्योंकि इसराइल ने तो अपना अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं, उनका क्या है कि हम इसको हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और चाहे उस उखाड़ फेंकने में 22 लाख जो मासूम लोग हैं, सिविलियंस हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें हैं, उनको चाहे नेस्तो नाबूद कर देना पड़े, तो वो तो इनकी है। और अमेरिका की जो है वो इस वक्त टैक्टिक्स यही है, उनकी जो है वो पॉलिसी यही है कि इसराइल को अपना पूरा जो है अपने तमाम हथियार इस्तेमाल करके, अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करके इनको कुचलने का मौका देना चाहिए। और फिर बाद में कुछ देख के कोई इनकी अशकशोई के लिए कोई छोटी मोटी इमदाद कर देंगे इनका, लेकिन उससे पहले इसराइल अपने मकसद पूरा कर ले। तो ठीक है, ठीक है साबिर, आप मेरे साथ रुकिएगा। साबिर साहब, ठीक है, अगर इजराइल अपना एक स्पेसिफिक हदफ पूरा करना चाहता है और उसके बाद लग रहा है कि उसके बाद जंग खुद ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो वक्त है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता था किसी बड़े सोल्यूशन के लिए, उसका क्या होगा? और प्रेजेंटली जो रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, मुतहर्रिक हैं डिप्लोमेटिकली, वो फिर किस उम्मीद से हैं? जी बिल्कुल जनाब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जो वक्त है वो इन्होंने गुजार दिया है। अगर ये चाहते कि यहाँ पर कोई इस तरह होना चाहिए था तो इसका बहुत पीसफुल सोल्यूशन था जो पहले ही दिया गया था कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन वापस लाया जाए, रेफरेंडम किया जाए और रेफरेंडम ये फैसला करे कि फ़लस्तीन की किस्मत क्या होगी, जहाँ पर कोई इसराइल नाम की रियासत ना 1948 में वजूद रखती थी ना उससे पहले। लिहाजा ये उसका एक सोल्यूशन है जिसकी तरफ अगर ये आज भी जाना चाहें, और इनको जाना चाहिए, यही एक पीसफुल सोल्यूशन है जिस पर इनके आबादकार भी राजी हो चुके हैं, क्योंकि 5 लाख से उन्हीं आबादकार अपने आबाई घरों को लौट चुके हैं।
मजीद अभी लौटने के लिए तैयार है, लिहाजा यही एक सोल्यूशन है। दूसरी जो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो 2 लगातार मुलाकातें की हैं, एक खुद सऊदी अरब जाकर की है और दूसरी उनके पास जो ईरान के सदर वहां पर पहुंचे हैं, उसका भी खुलासा यही है, जो उसकी इनसाइड्स स्टोरी मिली है उसमें दोनों ने अपना पैगाम सऊदी हुकूमत को दे दिया है कि वो हमास के पीछे खड़े हैं, वो फलस्तीनियों की पुष्टपनाही पर खड़े हैं। अगर कोई ये सोचता है कि वो हमास को गैर मुसल्लह कर देगा, फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह कर लेगा, तो ये उसकी भूल है, ये एक अहमकाना ख्वाहिश है। तो मेरा ख्याल है कि पुतिन ने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को कैटेगोरिकली ये बता दिया है कि हमास जो काम कर रही है, जो फलस्तीनी अपनी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, ये एक लेजिटिमेट जदोजहद है और हम इसको इंटरनेशनल फोरम पर, यूनाइटेड नेशन में और सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और उसके पैदर पे फौरन अगले ही दिन जब सदर रईसी वहां पहुंचे हैं, तो उन दोनों ने भी गजा पर इसराइली जारियत की जंगबंदी का मुतालबा किया है एक तरफा, और दूसरा उन्होंने उसकी रीबिल्ड होने की बात की है, जो वाज़े तौर पर यह पैगाम है कि हमास के साथ ये ताकतें मौजूद हैं, फलस्तीनियों के साथ ये लोग खड़े हैं, और ये जो गैर मुसल्लह करने की बातें हैं, हमास को खत्म करने की बातें, ये सारी की सारी ये बेवकूफाना और ये अहमकाना बातें हैं और ये ख्वाब हैं। ये कभी इसराइल के लिए, इसराइल पहले भी ये कोशिशें कर चुका है, कई मरतबा उसने गजा पे जंग लगाई और वो यही कहता था 2006 में, वो कहता था हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, उसके बाद वो कहता था हमास को खत्म कर देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये जो इस्लामी मुजाहमत की फोर्सेज हैं, ये खित्ते में पहले से ज्यादा ताकतवर है, एडवांस है, और ये अपनी तरक्की की तरफ आगे बढ़ के। इश्तियाक साहब, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में रशिया इज गोइंग टू फाइट गजा's केस एंड नॉट अ मुस्लिम कंट्री। देखिए, ये तो अब तो ये तो इसमें तो दूसरी दो राय है ही कोई नहीं कि मुस्लिम ममालिक ने, खुसूसन अरब ममालिक ने और उससे ज़्यादा खुसूसन गल्फ़ ममालिक ने बहुत मायूस किया है फ़लस्तीनियों को भी और उम्मत मुस्लिमा का भी, कि ये वो ममालिक हैं जिनसे इसराइल ने ताल्लुकात सवार किए हैं सफारती, और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये लोग कम से कम जो उनको इसराइल पे अपना प्रेशर डालेंगे कि भाई ठीक है, जो आपने अगर जो उन्होंने हमास ने हमला किया था उसके बाद एक आध हफ्ते में आपने जो उनकी तबाही की वो ठीक है, ख़त्म हो गया। अब आप फौरी, पर्टिकुलरली जब ये 2 हफ्ते पहले जब आर्जी जंगबंदी हुई थी जिसमें हॉस्टेजेस के का तबादला किया गया था, कुछ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कुछ इमदाद भी भेजी गई थी, तो उम्मीद ये हुई थी कि इसको एक मुस्तकिल सीज़ फायर में ये तब्दील हो जाएगी और उसके बाद जो है मसले का मुस्तकिल हल ढूंढा जाएगा। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि मुस्तकिल हल वही है जो ढूंढा जा रहा है मगरबी ममालिक की तरफ से, जो इसराइल का मंशा है कि हमास को जड़ से उखाड़ दिया जाए और गजा को एक सहरा में एक क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम में। खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, पहले तो ये मुझे बताइएगा कि क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है, उसके नंबर्स अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट आ रही है, ऑन दी अदर हैंड बाकी चीज़ें तो हमें नहीं लगता कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं एज अ कॉमन मैन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन मैन, तो ये क्यों हो रहा है? जी बतूल, स्टॉक मार्केट जो है वो एक मुस्तकबिल की पोजीशन लेती है, और इस वक्त जो कुछ अशारिये हैं, जैसे इलेक्शन की सर्टेनिटी बढ़ गई है, 11 तारीख को IMF का रिव्यू है, पाकिस्तान एक प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन में है और अब कुछ सिम्प दिखाई दे रही है बेहतरी की, तो उसको देखते हुए कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ्यूचर की पोजीशन ले रहे हैं। दूसरा ये है कि जो फॉरेन कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत काफी गिर गई थी, तो उसका फायदा उठाने के लिए भी डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो हमारी कोई मईशत का इंडिकेटर नहीं है ओवरऑल का, ये कुछ इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है कि उनको दिखाई दे रहा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में बेहतर हो जाएगी और जो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन है वो पहले से ज्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स खुल पाएंगे, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा और शायद शरह सूद भी ग्रेजुअली, अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है तो नीचे की तरफ जाए। लेकिन तो क्या ये स्टेबिलिटी से होता रहेगा आने वाले वक्त में?
जी, ये जो स्टॉक मार्केट की आप जी बात कर जी रही हैं कि जी इन्फ्लेशन की? मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ। जी, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना, ये इन्वेस्टर्स का मूड होता है। वो एक मार्केट से पैसा निकालते हैं, दूसरे में डालते हैं। इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना कि ये कब तक सस्टेन करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आई थिंक वो एक टेक्निकल काम है और इसके ऊपर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर स्पेकुलेशन भी होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जो मैं एक ज्यादा अहम बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि ये सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए और एक्सपेंशन के लिए नई जो है कैपिटल फॉर्मेशन करे। इस वक्त नई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कंपनियां जो हैं वो लिस्ट नहीं हो रही हैं। तो ये एक वरीसम पार्ट है कि लोग जो है एक्सपेंशंस नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं रेज कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है कि जो एग्जिस्टिंग कुछ अच्छी कंपनीज हैं उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, ब्रोकर्स भी पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी कमा ठीक रहे है, हैं। अरुण शरीफ साहब ये बताइएगा कि जब एक आम शख्स इस तरह की खबरें सुनता है कि जी स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी जा रही है, सोने की कीमत कम हो गई है, तो इमीडिएटली वो अपनी रेलेवेंस ढूंढता है। उसकी रेलेवेंस सिर्फ ये होती है कि क्या मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका आम आदमी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी, स्टॉक मार्केट तो आम आदमी की चीज नहीं है, वो तो हमारी अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट की आउटरीच जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और इवन ज्योग्राफिकली छोटे शहरों में सेविंग प्रोडक्ट्स वो ऑफर नहीं करते हैं। ये तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद टाइप बड़े शहरों में इन्वेस्टर्स उसमें खेलते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, आम आदमी की परचेजिंग पावर के ऊपर जो दो बड़े प्रेशर्स हैं, पहला प्रेशर तो मईशत की स्लो डाउन होने का है, लेकिन जो मेजर प्रेशर तो इन्फ्लेशन है, जो उनकी कंजम्पशन की लिमिट्स को कम किए जा रही है कंसिस्टेंटली। तो उनकी जो इनकम है वो नीचे गिर रही है और उनकी सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो नहीं बढ़ रही है। ठीक तो है, आम ठीक। आदमी के ऊपर तो ये प्रेशर है। हारून शरीफ साहब, 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का इजरा भी होने जा रहा है जनवरी में। उससे पहले पहली किस्त आई, वो भी आपको पता है कि कितनी मुश्किलों से आई। उस पे शॉर्टली हाउ वुड यू कमेंट, हाउ डू वी हैव यूटिलाइज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव दैट वी कुड अचीव फ्रॉम IMF? किसी भी तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी हम आई एम सॉरी नहीं उस वक्त कर सके थे, लेकिन ब्राज़ील और फिलिपीन कर सका, हम नहीं कर सके। तो वो उसकी यूटिलाइजेशन कैसे की जो बड़े मुश्किल से आए थे? जी, इसमें IMF के पैसे तो इतने ज्यादा नहीं हैं, अभी भी 700 मिलियन आएंगे और हमारी जो लाइबिलिटीज हैं जो हमने पे करना है लेकिन बाहर हमने की किया क्या है, पहले वाले पैसों को क्या किया, मैं चाहती हूँ उसको आप थोड़ा जी, सम मैं अप आपको करें। एक्सप्लेन करता जी हूँ जी कि जो पहले वाले पैसे आते हैं वो तो सब पहले दिन से डॉलर्स बन जाते हैं जो हमने बाहर की एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है। ठीक, ये पैसा डेट कोई में चला डॉलर्स गया का पैसा। जी, ये ट्रांसलेट होके कोई ये ट्रिकल डाउन नहीं करता, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में नहीं लगता, राइट। क्योंकि ये तो पैसा आपको बेल आउट कर रहा है कि आप अपना बिल नहीं पे कर पा रहे। सो इस वक्त जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी डॉलर्स आते हैं वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की पेमेंट्स में निकल जाते हैं, इंपोर्ट्स के बिल में निकल जाते हैं, कर्ज की अदायगी में निकल जाते हैं। तो हमारा ये जो पैसा आता है ये वो पैसा नहीं है जो कि बजट में ट्रांसलेट होके उससे कोई नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हों या पॉलिसीज बन रही हों या लोगों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। तो ये जो अब मजीद 70 करोड़ डॉलर आ रहे हैं, ये भी इसी तरह इस्तेमाल होंगे जैसे आप बता रहे हो? जी बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन का पीरियड है और अगर हम IMF के एक और प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं जिसकी इंडिकेशन सब दे रहे हैं 3 साल की, तो उसके अंदर मईशत के अंदर वो डिमांड को स्ट्रेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, शरह सूद ऊपर रखेंगे और वो हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अगले 2-3 साल के लिए इसी तरह रखना चाहेंगे। उसमें जो है जो हमें रिलीफ देनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो आबादी जिस तरह बढ़ रही है, अगर हमारी GDP ग्रोथ उससे नीचे रहती है तो जॉबलेसनेस और गुर्बत की सतह में ठीक है हारून शरीफ साहब, ये जो आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की है, इससे मुताल्लिक ये सवाल है मेरे पास कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की स्टेबिलिटी के लिए क्या हमें नए वजीर ख़जाना की ज़रूरत है या इसहाक डार आएंगे तो संभाल लेंगे?
कि देखिए ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक तो है कि आपने बुक को बैलेंस रखना होता है, लेकिन जो जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको अपनी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में, टैक्स की पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात करनी है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा वजीर खजाना नहीं है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि जिसने कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए हो। हाँ, ये जरूर है कि वो इंपोर्ट को कट कर लेते हैं जैसे आजकल किया जा रहा है कि करंट अकाउंट को कंट्रोल में ले आए, या पहले डॉलर्स को कम करने के लिए कीमत हम स्टेट बैंक को यूज करते थे। अब ये जमाना गुजर गया है और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टीम चाहिए जिसको ये मैक्रो हारून इकोनॉमिक। शरीफ साहब, आप खुर्रम हुसैन आपको पता है रेगुलरली इस पे लिखते हैं। आज उन्होंने लिखा एंड ही राइट्स व्हेन ही राइट्स इट इज़ वेरी रिलेटेबल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने इसमें ये भी जुमला लिखा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो वज़ीर ख़जाना है उसके कंट्रोल में भी चीज़ें हों, वो डिसीजन मेकिंग में हो। जी देखिए, जो खुरम का असेसमेंट मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा भी है। देखिए बात ये है कि इस वक्त एक तो हमारा ओल्ड स्कूल माइंडसेट है जो कर्ज लेके बेल आउट्स के ऊपर और ये मार्केट से खेल के काम करता रहा है। अब जो वजीर खजाना जो भी आते हैं उनको बिल्कुल कंट्रोल चाहिए, लेकिन उस कंट्रोल के अंदर उनको उनके पास वो तजर्बा और प्रूडेंस भी चाहिए जिसपे मार्केट्स और दुनिया के इदारे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार करें। ये डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो रिलायंस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बायलैटरल अब क्रेडिटर्स के ऊपर, वो ठीक है हारून शरीफ साहब, इसमें दो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों को थोड़ा उस पर बात करें। एक तो एक इंडिविजुअल हमें चाहिए, एक बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरा हम इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे। इसमें इंडिविजुअल कितना मैटर कर रहा है आजकल के पाकिस्तान के हालात में कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होना चाहिए? जी देखिए, आपको टीम का लीडर चाहिए होता है। अब ये मैं अर्ज करता जाऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो बहुत सालों से सिर्फ डेट मैनेजमेंट का ऑफिस बन के रह गई है कि कहां से कर्ज लेना है, कहां वापस करना है। जो पब्लिक पॉलिसी की जरूरत है इससे निकलने के लिए, जहां हमें ट्रांजिशंस चाहिए, एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, हमने कंपेटिटिवनेस की तरफ जाना है, हमने राइजिंग साउथ एशिया की तरफ देखना है, ये तो बड़े सीरियस पब्लिक पॉलिसी के बतूल सवालात हैं। उसका तजर्बा अगर नहीं होगा और एक्सरसाइज नहीं होगी तो हम इस विशेष साइकिल से नहीं निकल पाएंगे। 1-2 साल हम जरूर बाय कर लेंगे जो हम हिस्टोरिकली बाय करते आ रहे हैं। हारून शरीफ साहब, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हम स्टेबलाइजेशन के फेज़ में हैं और सिर्फ स्टेबलाइज हो जाते हैं 2 साल में, उसके बाद क्या? जी यही भाई, उसके बाद नहीं होता जी, इन पैरेलल। देखिए ना, जैसे मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान ने 4-5, मैं ये वर्ड गेम चेंजर या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं इस्तेमाल करता। अगर हम कुछ ट्रांजिशन ही कर लें, मसलन हम ये फैसला कर लें कि आज के बाद पॉलिसी डिसीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल एंटरप्राइजेस नहीं चलाएगी। आज के बाद हम अपनी गवर्नमेंट का साइज जो है उसको 30% कम कर लेंगे। आज के बाद हम जो है वो सब्सिडीज जो है अनवायबल इंडस्ट्री को नहीं देंगे। ये पॉलिसी चेंजेस हैं। और अगर हमने सिर्फ जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो उसके फिल्टर्स हैं कि जो डॉलर्स लाएगी, टेक्नोलॉजी लाएगी, वो लेंगे। जो यहां से कमा के डॉलर बाहर निकाल रहे हैं अभी हमें सूट नहीं करती। हमें इस तरह का एक ट्रांजिशन चाहिए टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी रिजीम। जी बिल्कुल हारून शरीफ साहब, ये एक बड़ा एक हाइपोथेटिकल सा सवाल है और रिवायती भी हो सकता है लेकिन रिपीटेटिव है हम इन्हीं हालात में। सवाल ये है कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अगर स्टेबलाइजेशन के फेज़ में रहें और जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिस भी तरह से आ रही है, रोल ओवर्स की तरह आ रही है या हम सिर्फ कर्जा ही उतार रहे हैं, लेकिन कब तक वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती रहे और उसके बाद आप कहें कि अब ये पैसे सिर्फ तरक्की में ही जा रहे हैं, कब तक? जी, अगर हम आज ये पॉलिसी की शिफ्ट ले लें जैसे बहुत साल पहले मनमोहन सिंह साहब ने हिंदुस्तान में ली थी, तो मेरे हिसाब से 5 साल के अंदर पाकिस्तान को ग्रेजुअली प्रेशर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम 10 साल में एक्सपोर्ट्स को दुगना कर लेते हैं तो प्रेशर्स मजीद कम हो जाएंगे और हम इस सूरत हाल से निकल सकते। कोई शॉर्ट टर्म मुझे 2 साल वाला कोई मिरेकल के बाहर से आ जाए, तेल निकल आए, ऐसी चीजें तो दिखाई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।